हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें आज का टॉपिक है संसद के तहत लोकसभा। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। संसद संघीय सरकार का विधायी अंग है। संसद संघीय सरकार का विधायी अंग है। केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य संसद के द्वारा किया जाता है। संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा राज्यों से 530 और संघ राज क्षेत्रों से अधिकतम 20 प्रतिनिधि सदस्यों से मिलकर बनेगी। यानी लोकसभा राज्यों से 530 और संघ राज क्षेत्रों से 20 सदस्यों से मिलकर बनेगी। यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो अनुच्छेद 331 के तहत उसके द्वारा लोकसभा में उस समुदाय से 2 सदस्य मनोनीत करने की व्यवस्था थी। इस संबंध में याद रखिएगा 104वां संशोधन 104वां संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित व्यवस्था को अनुच्छेद 334 के तहत निर्धारित तिथि से आगे नहीं बढ़ाया गया है। यानी 70 वर्ष, संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष यानी 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। तो अधिकतम सदस्यों की संख्या 550, 530 राज्यों से और 20 संघ शासित जो मतलब कि क्षेत्र है, संघ शासित मतलब कि क्षेत्रों से, राज्यों से, तो कुल मिलाकर 550। पहले अधिकतम 552 था, लेकिन 2 जो आंग्ल भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व है वो अब समाप्त हो गया है 2020 से। अब ये मतलब कि इसको समाप्त कर दिया गया, अब इसको ऐड नहीं किया जाता है, तो अधिकतम 550 याद रखिएगा। तो इस प्रकार आंग्ल भारतीय समुदाय से लोकसभा में 2 सदस्यों के नामांकन की जो व्यवस्था है अब क्या है, निष्प्रभावी हो गई है। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 के जनगणना पर आधारित है। कि जनगणना पर 1971 के जनगणना पर, जबकि प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन 2001 के जनगणना पर आधारित है। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह निर्धारण वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक ऐसा ही रहेगा। 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है, इसके माध्यम से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण के लिए प्रावधान किए गए हैं। हालांकि ये प्रावधान इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने के बाद इस उद्देश्य से किए जाने वाले परिसीमन के बाद ही प्रभावी होंगे। यानी पहली जनगणना के जो आंकड़े प्रकाशित हो जाते हैं इसके बाद परिसीमन के बाद ही प्रभावी होंगे ये नियम। अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक की होगी। हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने का अधिकार प्राप्त है। तो लोकसभा की प्रथम अधिवेशन से जो मतलब कि नियत तारीख से जो अवधि होती है 5 ईयर्स की होती है, 5 वर्ष की होती है। राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी इसको विघटित कर सकते हैं। ठीक है। आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में होने पर संसदीय विधि के द्वारा संसद की अवधि एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल जारी रहता है तो संसदीय अवधि को एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपात की जैसी उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहता है, आपातकाल समाप्त हो जाता है तो उसका विस्तार किसी भी मतलब की दशा में 6 माह से अधिक नहीं रहेगा, 6 माह तक। लोकसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए
उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा का स्थगन मतलब कि अध्यक्ष करता है। लोकसभा का स्थगन कौन करता है? अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष। जबकि सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करता है। तो स्थगन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। सत्रावसान विघटन राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से ही जो है किया जाता है, बाहर से नहीं। लोकसभा के सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 94 ग में ऐसा वर्णित है। अनुच्छेद 96 के तहत जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वे सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे। अध्यक्ष अपने पद से हटाए जाने के संकल्प पर प्रथमतः मत देने का तो हकदार होगा, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे सकेगा। लोकसभा अध्यक्ष अन्य विषयों पर मत नहीं देते हैं। वे अपने निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर यानी टाई हो जाते हैं। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत जो है कार्य करता है। प्रो टेम स्पीकर आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है? तो प्रो टेम स्पीकर। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा के सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार अगर बात करें तो लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा, यानी 6 मंथ। इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाना आवश्यक है। अनुच्छेद 103 के अनुसार 100 सब क्लॉज 3 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। तो कोरम कितना होता है? 1/10 भाग। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता के लिए यह भी सदस्य संख्या जो है, मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि जो है 80 है। जो उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा में प्रतिनिधि भेजता है उत्तर प्रदेश, वो कितना? तो 80 मेंबर को भेजता है। इसके बाद महाराष्ट्र में 48 सीट हैं, पश्चिम बंगाल में 42। वर्तमान में 6 जनवरी 2022 से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशी के लिए चुनाव व्यय की जो अधिकतम सीमा है 95 लाख रुपया है। कुछ राज्यों या संघीय क्षेत्रों में 75 लाख रुपया है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 40 लाख रुपया निर्धारित की गई है। लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। यह चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था। 489। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने। कौन? गणेश वासुदेव मावलंकर। तथा 27 फरवरी, याद रखिएगा, 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर ये बने रहे अपनी मृत्यु तक। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष एम अनंत सैनम आयंगर लोकसभा अध्यक्ष 8 मार्च 1956 को बने थे, जो कि द्वितीय लोकसभा के भी अध्यक्ष रहे। 1954 में जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों के द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था, जिसे लोकसभा के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार हैं। कौन थी? मीरा कुमार। तो प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला 19 जून 2019 को बने। 17वीं लोकसभा में उपाध्यक्ष का जो पद था वो रिक्त रहा। पहला प्रश्न है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है?
लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, कितना है? काफी महत्वपूर्ण है, शुरू में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। सही जवाब क्या होगा बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 25 इयर्स, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन। देखिए संविधान के अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। सेकंड प्रश्न है, संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? सही जवाब हो जाएगा 25 वर्ष, 25 इयर्स। इसके बाद थर्ड है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? लोकसभा सदस्य चुनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कितनी? आपको मालूम है 25 वर्ष, फटाफट कमेंट कीजिए। 4 नंबर है, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोकसभा के लिए लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है, देखिए पहला है कि निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, बिल्कुल सही। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। और सी है, निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, ये स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही स्टेटमेंट है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है। भारत में संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के लिए मतदाता सूची को तैयार कराने का जो कार्य है वो भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में किया जाता है। 5 नंबर है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, याद रखिएगा, भारत के किसी नागरिक के द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 4 के अनुसार लोकसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए किसी भी सामान्य सीट से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए किसी नागरिक को किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों पर नामांकन के लिए किसी भी राज्य की अनुसूचित जातियों का सदस्य होना तथा किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। असम के स्वायत्त शासित जिलों और लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों पर नामांकन के लिए उसी क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति का होना तथा उसी स्वायत्त शासित जिले या संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। जबकि देश की अन्य अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए किसी भी राज्य की अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना और किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। सिक्किम की लोकसभा सीट पर नामांकन के लिए उसी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। 2003 में सरकार के द्वारा राज्यसभा के निर्वाचन के लिए उसी राज्य में पंजीकृत मतदाता होने की बाध्यता को समाप्त कर दिया। 6 नंबर है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो याद रखिएगा, जनसंख्या के आधार पर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाता है। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या तथा उसके लिए नियत किए गए सदस्यों की संख्या का अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की संख्या का बंटवारा ऐसे रीति से की जाएगी कि स्थानों की संख्या से राज्य की जनसंख्या का अनुपात समस्त राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। इस प्रकार संविधान लोकसभा के निर्वाचन में प्रतिनिधित्व की एकरूपता जनसंख्या के आधार पर 2 प्रकार से स्थापित करने का उपबंध करता है। विभिन्न राज्यों में और विभिन्न राज्यों में और एक राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में। 7 नंबर है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा के सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन की जनगणना के आधार पर है? बताइए।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार अगर बात करें तो लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जो है किस जनगणना के आधार पर है? तो 1971 के जनगणना के आधार पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। संविधान के अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा के सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 के जनगणना के आधार पर है। यह व्यवस्था पहले 2000 तक के लिए थी, परंतु 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा इसे 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है। 8 नंबर है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का जो आवंटन आधारित है, बताइए किस जनगणना के आधार पर? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा 1971 के जनगणना के आधार पर। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 9 नंबर है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 के जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 के जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा 2026 तक। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा अनुच्छेद 81(3) और अनुच्छेद 82 के प्रांतुकों में संशोधन करके 2000 के स्थान पे लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके निर्धारण के लिए तब तक वर्ष 1971 की जनगणना ही आधार होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या निर्धारण 1971 के जनगणना के आधार पर कर दिया गया है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है 2026 तक। 11 नंबर है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा 2026। किस वर्ष तक रोक दिया गया है? 2026। 12 नंबर है, भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम जो संख्या हो सकती है वो होगा, बताइए, इनमें से कोई नहीं। लोकसभा के सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 यानी 530 प्लस 20 संघ राज्य क्षेत्र और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से हो सकती थी। अनुच्छेद 81 और 331 याद रखिएगा, इसके तहत 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। यानी अब जो है लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 ही हो सकती है। 13 नंबर है, निम्न संवैधानिक संशोधन में कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7वां तथा 31वां, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया। अनुच्छेद 81 के तहत राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 और संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 20 जो है निर्धारित की गई। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 और 20 निर्धारित की गई है। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या को बढ़ाकर 25 किया गया, जिसे 31वें संशोधन में पुनः 20 कर दिया गया। इसके बाद गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन
गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा निर्वाचित लोकसभा सदस्यों की कुल अधिकतम संख्या बढ़ाकर 550 जो है निर्धारित की गई है। 14 नंबर है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? याद रखिएगा, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन ए। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सदस्यों की अधिकतम संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई। इस प्रकार लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई। याद रखिएगा, वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम निर्वाचित सदस्य संख्या 550 हो सकती है, जिसमें से 530 से अधिक सदस्य राज्यों से, 530 से अनधिक यानी 530 से अधिकतम 530 और अधिकतम 20 जो है राज्यों से, राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं, जैसे गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 से। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन का जो प्रावधान है आगे न बढ़ाते हुए इसे निष्प्रभावी कर दिया गया है। यानी वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 524 निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं, जबकि शेष 19 निर्वाचन क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली 7, अंडमान निकोबार 1, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव 2, लक्षद्वीप 1, पुदुचेरी 1, चंडीगढ़ 1, जम्मू कश्मीर 5, लद्दाख 1 है। 15 नंबर है, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है, तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो निर्धारित की गई है 550 है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 16, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है 543। 17 नंबर है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 20 हो सकता है। 18, आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के थे? कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के थे? तो याद रखिएगा 530, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आम चुनाव 2009 के कुल 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 530 राज्यों से 13 संघ राज क्षेत्रों से थे। जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 संघ राज क्षेत्रों में परिवर्तन के बाद वर्तमान में 524 निर्वाचन क्षेत्र राज्यों से और 19 संघ राज क्षेत्रों से हैं। 19 नंबर है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 20, ऑप्शन ए। संविधान का अनुच्छेद 81 यानी 31वें संविधान संशोधन 1973 तथा गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा यथा संशोधित 81 अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा के लिए अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से और अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित जो है हो सकते हैं। वर्तमान में संघ राज क्षेत्रों की लोकसभा सीटों की निर्धारित संख्या 19 है। दिल्ली से 7, अंडमान निकोबार से 1, चंडीगढ़ से 1, दादरा नगर हवेली से और दमन दीव से 2, लक्षद्वीप से 1, पुडुचेरी से 1, जम्मू एवं कश्मीर से 5, लद्दाख से 1। ठीक है, जबकि राज्यसभा में यह निर्धारित संख्या 8 है। दिल्ली से 3, पुदुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4। प्रश्न संख्या 20 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो अनुच्छेद 330, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330(1) के उपखंड क के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। वहीं अनुच्छेद 330(1) के खंड ख में असम के स्वशासित जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा उपखंड ग में असम के स्वशासित जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई।
21 निम्नांकित राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण नहीं है? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन ए। देखिए, प्रश्नावधि में अग्रांकित राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं थे। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मेघालय, आपका नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में तथा दादरा और नगर हवेली एवं लक्षद्वीप के अतिरिक्त अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में, ठीक है, 2008 के परिसीमन के बाद कर्नाटक और मेघालय में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित यानी 2-2 सीटें आरक्षित किए गए हैं, जबकि शेष उपयुक्त राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों में पूर्व स्थिति है। इस प्रकार वर्तमान में विकल्प ए सही है। वर्तमान में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी राज्य क्षेत्रों में स्थान आरक्षित नहीं है। 22 नंबर है, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। 23 नंबर है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? आरक्षित लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 84 डी ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन। लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। वर्तमान में लोकसभा में कुल 84 सीटें मतलब कि अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। 24 है, यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या होगी। किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होगी? याद रखिएगा, जो ऑप्शन दिया गया सही नहीं है। अनुच्छेद 330(2) के अधीन किसी राज्य यानी संघ राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात लोकसभा में उस राज्य को आवंटित स्थानों की कुल संख्या से वही होगा जो उस राज्य की अनुसूचित जातियों की या उस राज्य के भाग की अनुसूचित जनजातियों की जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित है, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। 1996 में पश्चिम बंगाल और तत्कालीन आंध्र प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है 42 थी, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें 8 एवं 6 थी। 2008 के परिसीमन के बाद इन दोनों राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान 10 एवं 7 थे। वर्तमान में यानी तेलंगाना राज्य के गठन के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान 4 और 3 है। इसके बाद अब 42 लोकसभा सीटों वाला एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है, जहां अनुसूचित जातियों के लिए 10, अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 लोकसभा सीटें आरक्षित हैं। 25 है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो एमपी, मध्य प्रदेश। 2008 के परिसीमन के बाद देश के सभी राज्यों में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें मध्य प्रदेश में है, 6 हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसी सीटों की संख्या 0 है। गुजरात में ऐसी सीटें 4 हैं। 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि जो है निर्वाचित करता है? तो मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। 27, निम्न में से किस राज्य से लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? किस राज्य से लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश।
28 नंबर है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? अनुच्छेद 331 के अनुसार अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह इस समुदाय का अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। यह प्रावधान मूलतः जो है संविधान में अनुच्छेद 334 के तहत केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए था, जिसे क्रमिक रूप से संविधान संशोधन के द्वारा आगे बढ़ाया जाता रहा। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा यह अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक निर्धारित की गई थी। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है आरक्षण की अवधि को 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष किया गया है, परंतु आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामांकन के प्रावधान को 70 वर्ष के बाद निष्प्रभावी कर दिया गया है। 29 है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? तो आंग्ल भारतीय समुदाय से राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, सही जवाब क्या होगा बताइए। देखिए, इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया था, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। सही जवाब हो जाएगा, मतलब कि जो ऑप्शन है डाउटफुल है, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 30 है, अगर बात करें तो भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? तो देखिए, राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में अगर आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह इस समुदाय से अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 334 के तहत 10 वर्षों की अवधि के लिए था, लेकिन क्रमिक रूप से संविधान संशोधन के द्वारा इसे आगे बढ़ाया जाता रहा। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा यह अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष निर्धारित की गई थी। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष किया गया है, परंतु आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामांकन के प्रावधान को 70 वर्ष के बाद निष्प्रभावी कर दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 31 है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भी भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है। याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 85 2 ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। हालांकि यदि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में बहुमत खो दिया है तो ऐसी मंत्रिपरिषद के सलाह पर लोकसभा को समयपूर्व भंग करने की बजाय राष्ट्रपति नई सरकार बन सकने की संभावना के संदर्भ में स्वविवेक का प्रयोग भी कर सकता है। 32 लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? लोकसभा को उसके कार्यकाल से पहले भी भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर, यानी सी ऑप्शन। 33 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन है, कौन कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। देखिए, अगर बात करें तो इसमें जो पहला कथन है बिल्कुल सही है, तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है, पहला तीसरा दूसरा गलत है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, लेकिन उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह का जो है अंतर नहीं होना चाहिए। 6 मास का अंतर नहीं होगा। स्पष्ट है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का जो है सत्र आहूत कर सकता है। अनुच्छेद 85 से यह अर्थ भी लगाया जा सकता है कि 2 अधिवेशन बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 34 है, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में सामान्यतः सत्रों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए 3, ऑप्शन ए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन का समय समय पर सत्र बुलाने की शक्ति दी गई है।
लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा संसद का सत्र इस प्रकार बुलाया जाना चाहिए कि एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह का अंतर न हो। दूसरे शब्दों में, एक वर्ष में संसद के कम से कम 2 सत्र बुलाए जाने चाहिए। भारत में लोकसभा के एक वर्ष में निम्न 3 सत्र बुलाए जाते हैं। एक है बजट सत्र, दूसरा मानसून और तीसरा शीतकालीन सत्र। 35 लोकसभा में कम से कम लोकसभा के कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? लोकसभा का जो सत्र होता है कितना बार बुलाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ष में 2 बार। 85 के अनुसार आर्टिकल 85 के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा में कम से कम 2 वर्ष पर जो है सत्र बुलाए जाते वर्ष में 2 बार जो है सत्र बुलाए जाते हैं। तो एक वर्ष में 2 बार कम से कम। आगे बढ़ते नेक्स्ट। 36 है, लोकसभा की प्रथम बैठक समाप्त की जा सकती है किसके द्वारा? लोकसभा की बैठक जो है मतलब कि समाप्त की जा सकती है किसके द्वारा? तो सभी के द्वारा, स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, विघटन के द्वारा। आगे 37, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो राष्ट्रपति, डी ऑप्शन। लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी सी ऑप्शन। देखिए अनुच्छेद 83(2) के परंतु के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के बाद संसदीय विधि के द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर जो है विस्तार मतलब इसका जो विस्तार है किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। 39, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? लोकसभा का जो कोरम है गणपूर्ति है, कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो 1/10वां भाग। अनुच्छेद मतलब कि अनुच्छेद 100 सब क्लाउज 3 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम जो है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता के लिए भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। 40 नंबर है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने के लिए कोरम या गणपूर्ति कितनी है? लोकसभा का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति कितनी है? तो याद रखिएगा सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, यानी 1/10वां भाग। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रियाएं देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने इस चैनल को ज्वाइन करके, सब्सक्राइब करके और चैनल को मतलब कि शेयर करके काफी हमें सपोर्ट किया है। इसी तरह हमें प्यार देते रहे, सपोर्ट करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।